डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम 69 बीपीएससी के जो सीरीज चल रही है टॉप 1000 की, उसमें हिस्ट्री के पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हिस्ट्री की 3 वीडियो हमारे चैनल पे आ चुकी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और अभी आगे और भी सब्जेक्ट की आने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितनी भी ये पूरी सीरीज चल रही है 1000 क्वेश्चन की, जिसमें करंट और जीएस के अलग अलग तरीके से इसको कवर किया जाएगा, ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर सही है सी। हरिहर एवं बुक्का के जो पिता थे उनका नाम संगम था। और हरिहर एवं बुक्का कौन थे? हरिहर एवं बुक्का संगम के 5 पुत्रों में से थे जिन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। यह 1336 में साम्राज्य की स्थापना हुई थी और ये 1485 तक चला था ये साम्राज्य, यानी कि पूरे 149 ईयर्स तक संगम वंश की का जो शासन काल था वह था। ठीक है, यह बारंगल में काकतियों के सामंत थे और बाद में ये काम्पली राज के मंत्री बने थे। ठीक है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है हरिहर एवं बुक्का के बारे में। हरिहर एवं बुक्का ने जब वे काम्पली में राजमंत्री थे तब वहां पे मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था और उनको भी बंदी बना लिया था और इस्लाम धर्म स्वीकार करवा लिया था। उसके बाद उन्हें जब दक्षिण में विद्रोह करने के लिए भेजा गया तो उन्होंने वहां अपने गुरु की शरण ली और वापस आकर उन्होंने बहुत साहसिक कार्य किया था और फिर से अपना हिंदू धर्म में वे वापस आए थे और वहीं पर उन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद इसने पूरे 149 ईयर्स इसने शासन किया था और इसकी राजधानी अनेगोंडी, विजयनगर, बेनुगोंडा और चंद्रागिरी, ये 4 राजधानियों से जो लगातार इसकी चलती रही है। ठीक है, और अभी जो वर्तमान में हम कहें कौन सी ऐसी चीज है या कौन सा देश का ऐसा हिस्सा है जो दिखाता है विजयनगर के बारे में, तो हम्पी के बारे में हम कह सकते हैं। हम्पी विजयनगर का जो वर्तमान स्वरूप है वह है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विजयनगर बहमनी साम्राज्य का संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, हरिहर एवं बुक्का। इन्हीं के शासनकाल में हमने ये देखा कि बहमनियों के साथ इनका संघर्ष प्रारंभ हो गया था। ठीक है, बहमनी सुल्तान महमूद शाह प्रथम के साथ इनका युद्ध हुआ, फिर यहाँ पे समझौता हुआ, जिसके बाद कृष्णा तुंगभद्रा जो रायचूर नदियों का दोआब है उस पर विजयनगर का अधिकार हो गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन है सी, कालीकट विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए काफी प्रसिद्ध है। वहां बहुत अच्छे कालीन या गलीचा जो कहा जा सकता है वो बनाया जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है बी, मुदरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। शिव पार्वती का एक मंदिर कहा जाता है, काफी फेमस और काफी सुंदर। वास्तुकला वहाँ की बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत सुंदर बना हुआ है वह मंदिर। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे जिस तरीके से चीजें बनाई गई हैं बहुत सुंदर है। आज भी लोग वहाँ जाते हैं और देखते हैं। काफी बहुत अच्छे तरीके से जिस तरीके से वहाँ पे बना हुआ है और शिव पार्वती का मंदिर है, इसलिए वहाँ पे कहा जाता है काफी फेमस मंदिर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है, इसका आंसर है, इसका ऑप्शन ए सही है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी शासन की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने यह उपाधि लेके 1347 में वह बहमनी शासन की स्थापना की थी। उसने गुलबर्गा को अपने जो साम्राज्य था उसकी राजधानी बनाया था और उसका नाम बाद में अहमदाबाद कर दिया था। और उसने अपने साम्राज्य में शासन करने के लिए उसको 4 प्रांतों में विभाजित किया था, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। और प्रत्येक प्रांत एक सम्राट शासक के अधीन था। गुलबर्गा की तरफ का जो शासन था वह सबसे महत्वपूर्ण था और इसे बीजापुर में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, और ये कब बना था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय, जब उनके शासनकाल के समय अंतिम दिनों में ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना अमरीन ए सदह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप हुई थी। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना इस तरीके से हुई थी।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1526 में बाबर ने किस वंश को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? इसका ऑप्शन है बी, लोधी। लोधी वंश के समय अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर से युद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी की तरह की हार हुई थी। और बाबर का भारत पे आक्रमण के साथ ही जो कहा जा सकता है लोधी वंश का पतन हो गया और दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो गया था, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। ठीक है, जानते हैं बाबर के बारे में। जहरुद्दीन मोहम्मद बकबर बाबर, यह इनके बारे में पूरा इनका नाम है। 1526 में से 1530 तक इनका शासनकाल रहा है। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 में परगना में हुआ था। ठीक है, और कहा जाता है कि ये बहुत वीर प्रजाति के लोग थे। ये अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बैठ गए थे। बाबर ने अपने इस युद्ध में, पानीपत के युद्ध से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किया था और पानीपत का विजय उस पर 5वां आक्रमण था। पानीपत का युद्ध बाबर की विजय का जो उसका प्रमुख कारण था वह उसका तोपखाना और उसका कुशल सेनापति था। और उसने जो तुलगमा युद्ध पद्धति और तोपों को सजाने की जो पद्धति का प्रयोग किया था, उसके आधार पर यह जो युद्ध था वह उन्होंने जीता था। और उसी तरीके से बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली और 1526 के समय यह युद्ध हुआ था और उसके बाद वह सिंहासन पर बैठ गए और उन्होंने क्या बोलते हैं, कह सकते हैं कि एक तरीके से जो पूरी तरीके से हमारे जो मुगल साम्राज्य था, जिस प्रकार से शुरुआत हुई है, जिस तरीके से पूरा ये जो शासन चला है इतना लंबा, वह सबकी शुरुआत उसी समय से हुई थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई थी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी, जो 5 नवंबर 1556 में कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में कहा जाता है। दिल्ली में ये लड़ाई हुई थी और उस समय हेमू एकमात्र आखिरी हिंदू शासक थे। उसके बाद अकबर ने उनसे लड़ाई करके वहाँ पे जीत हासिल करी और मतलब एक तरीके से कहा जाए तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वह वास्तविक रूप से एक तरीके का युद्ध था, जब उन्होंने लड़ाई करी और दिल्ली पर अधिकार किया और उसके बाद फिर अकबर का शासन शुरू हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। और अकबर अपने जो प्रारंभिक के 3 वर्ष था उसमें वो अपने चाचा अस्करी के संरक्षण में रहा था। अकबर के जन्म के बाद से स्थिति जब सही होनी शुरू हुई थी, उसके बाद वह शासक बनने के बाद 1556 में उसका 14 फरवरी 1556 में उसका राज्याभिषेक हुआ था। वह 1556 से 1560 तक अकबर बैरम खान के संरक्षण में रहे थे। उस समय वहाँ का जो भी शासन था वह वही देख रहे थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुधार। ठीक है, शेरशाह सूरी ने जितने सिर्फ मात्र 5 वर्ष के समय में ही दिल्ली पर शासन किया था, लेकिन उतने समय में ही उन्होंने वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी और जो प्रशासनिक सुधार किए थे वह काफ़ी अच्छे थे। शेरशाह एक व्यवस्था सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने व्यवस्था के प्रवर्तक के रूप में काफ़ी अच्छा काम किया था। साम्राज्य निर्माता व प्रशासक के रूप में उन्हें अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। ठीक है, शेरशाह के बारे में कुछ जानते हैं। शेरशाह का जन्म 1472 में हुआ था और इनका जो बचपन का नाम था वह फरीद था। उसके बाद शेरशाह के पिता हसन खान जौनपुर के एक छोटे जागीरदार थे। वह धीरे धीरे शेरशाह ने अपनी योग्यताओं से काफ़ी बड़ा नाम हासिल किया था और उन्होंने पूरी तरीके से अपने ऊपर अपना शासन कर लिया था। 1540 में हुमायूं को कन्नौज में हरा के उन्होंने दिल्ली सिंहासन को प्राप्त कर लिया और 1540 में सूर्यवंश की या द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करी थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब जितने समय तक उनका शासन रहा था, जो उनका केंद्रीय शासन था वह अत्यंत केंद्रीकृत और शक्तिशाली था।
शासक जो स्वयं था वह शासन का प्रधान था और संपूर्ण शक्तियां उसी के में केंद्रित थी। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए निश्चित कई प्रकार के मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। और लेकिन जो ये मंत्री होते थे वह स्वयं निर्णय नहीं लेते थे, वह केवल आदेश लेते थे और एक तरीके से सरकारी कर्मचारी के तरीके कार्य करते थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो इसका ऑप्शन सही है ए, गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन है। उन्होंने हुमायूंनामा लिखा है। हुमायूं के पूरे जीवन का विवरण हमें वहां से देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? इसका ऑप्शन सही है डी, शाहजहां। शाहजहां ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था और 1638 में ही किया था। और उसके बाद यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहांबाद का निर्माण किया गया था और वहीं पर राजधानी स्थापित हुई थी। देखिए, जो शाहजहां का शासन काल था वह कई वजह से स्वर्णकाल कहा जा सकता है। एक तरीके से पूरा मुगल काल का वह स्वर्णकाल था। उस समय उन्होंने जितना भी समय व्यतीत किया था, जितना भी समय था, वह काफी अच्छा रहा है। चाहे वह स्वर्णकाल किस वे में उनका जो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई इमारतें जैसे कि दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद, ताजमहल, ये सभी बहुत प्रमुख हैं। और यह जितनी भी रही हैं इसमें जो स्थिति जो जिस तरीके का काम हुआ है वो काफ़ी बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, तो इन सब की वजह से इस जो शाहजहां का समय होता है, जो शाहजहां का जो युग है, उसको बहुत अच्छा युग कहा जाता है। शाहजहां अपने प्रारंभिक की जो धार्मिक नीति के बारे में देखा, जो शाहजहां अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में इस्लाम का पक्षधर था, लेकिन बाद में वह देखेंगे कि काफी धर्म सहिष्णु हो गए थे। उन्होंने सभी के लिए एक अच्छे तरीके से कार्य करना शुरू किया था। ठीक है, शाहजहां ने झरोका दर्शन, तुला दान, हिंदू राजाओं के माथे पे तिलक लगाने की प्रथा को जारी रखा था। मतलब ये सब जो चीजें चली आ रही थी, इसमें इन्होंने किसी भी प्रकार की कमी नहीं की थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मुगल प्रशासन में मदद ए माश किसको इंगित करता है? तो इसका ऑप्शन है बी, विद्वानों को दी जाने वाली जो राजस्व की अनुदत भूमि होती है उसे हम कहते हैं मदद ए माश। ठीक है, मदद ए माश एक तरीके से किसी अच्छे विद्वान को, किसी कवि को, ऐसे लोगों को दी जाती थी। और इसमें जितना भी उस भूमि से जो भी आपको प्राप्त होता था वह उस व्यक्ति का स्वयं का होता था, जो भी राजस्व आता था, और उससे किसी भी प्रकार का राजस्व नहीं वसूला जाता था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया है? तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, अब्दुल समद ने इसका चित्रांकन किया है। यह अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार थे और इसके अलावा दसवंत और बशावन, यह भी अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, और अकबर के दरबार के जो प्रमुख संगीतकार थे वह तानसेन, और प्रमुख गायक में अन्य जो थे बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा भी थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल शासक कौन था? तो इसका ऑप्शन सही है ए, जहांगीर 12 अध्यादेश जारी किए थे, जिसमें उन्होंने कई प्रकार की चीजें बताई थी और जिसकी वजह से उन्होंने एक प्रकार की जो स्थिति थी वह उनकी स्थिति पूरी तरीके से शुरू हो गई थी। जो ये 12 घोषणाओं को आईने जहांगीरी कहा जाता था। इन 12 घोषणाओं में से एक एमा भूमि का प्रमाणीकरण और जो वायक्ते जहांगीरी में प्रार्थना और प्रशंसा के लिए भूमि के लिए वर्णित रहती है। ठीक है, इसके साथ साथ जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही आगरे के किले की साहबुर्जी और यमुना के किनारे खड़े पत्थर के एक खंबे के बीच में न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगाई थी, जिसमें 60 घंटियां थीं, जिसे कभी भी बजाया जा सकता है। ठीक है, और यह कब बैठे हैं? 1605 में ये गद्दी पे बैठे, तो 1627 तक इन्होंने शासन किया है। अकबर के बाद यह शासक थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था? जैसे कि हम सभी को पता है कि शाहजहां के बाद जो औरंगजेब
के शासन से पहले एक पूरी तरीके से एक युद्ध चला था, जिसमें उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। तो उसका क्रम क्या था? तो इसका ऑप्शन ए सही है। बहादुरपुर, धर्मत, सामगुड़, खजुआ, देवराई, इस तरीके से पूरा जो युद्ध चला था उस समय उस उत्तराधिकारी के युद्ध के बाद हम यह देखते हैं कि 6 सितंबर 1657 में जब शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद ही उनके पुत्रों के बीच में शुरू हो गया था। और उनके कौन कौन से पुत्र थे? दारा शिकोह, औरंगजेब और मुराद बख्श, इन तीनों पुत्रों के बीच में यह युद्ध शुरू हो गया था। और सर्वप्रथम जो ये युद्ध हुआ था वह उसमें शाह शुजा ने जनवरी 1658 में अपना युद्ध अपने शासन के लिए इलाहाबाद की तरफ कूच किया था। तो पहला जो युद्ध हुआ था वह बहादुरपुर का हुआ था। उसके बाद धर्मत नामक स्थान, बहादुरपुर में किसका युद्ध हुआ था? शाह शुजा और शाही सेना के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें शुजा की हार हुई थी। उसके बाद धर्मत नामक स्थान पे औरंगजेब और मुराद बख्श की सम्मिलित सेनाओं का जसवंत सिंह और कासिम खान के नेतृत्व में मुकाबला हुआ था शाही सेना से, ठीक है, जिसमें शाही सेना की पराजय हुई। और इसके बाद जो धर्मत का युद्ध था वह कब हुआ था? वह 15 अप्रैल 1558 में हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं जो सामगुड़ का युद्ध था वह 29 मई 1658 में हुआ था और इसमें दारा शिकोह की पराजय हुई थी। और सामगुड़ के विजय के बाद हम देखते हैं कि औरंगजेब ने अपनी कूटनीति से मुराद को बंदी बना लिया था और उसकी हत्या करवा दी थी। औरंगजेब और शुजा के बीच में युद्ध 5 जनवरी 1659 को हुआ खंजवा नामक स्थान पर, इसीलिए उसका वह स्थान पड़ा। वहां पर शुजा अराकान भाग गया और उसकी मृत्यु हुई। जो आखिरी युद्ध हुआ था जो देवराई घाटी पर हुआ था वह औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था अप्रैल 1659 में, जिसमें दारा अंतिम रूप से पराजित हुआ था और उसको बंदी बना लिया गया था और उसके बाद उसको मृत्युदंड दिया गया था। उसके बाद दारा के शव को दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया था। अंत में उसे हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया था। तो एक तरीके से अगर हम ये देखें ये पहला इस तरीके का युद्ध था जिसमें जो राजा था, जो बादशाह था, वह जीवित था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वह कौन सी इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पित्रादूरा का प्रयोग हुआ है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है। यह जहांगीर के शासनकाल में बना था। यह आगरा में बना हुआ है। यह चतुर्भुज आकार का मकबरा है जो सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। ऐसा ये पहला मकबरा था। इसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है और अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रादूरा का प्रयोग किया गया था। ये क्या होता है? ये फूलों की आकृति होती है। इसमें कीमती पत्थर और बहुमूल्य रत्नों की जड़ावट की जाती है। इससे पहले अगर हम देखा जाए तो इस तरीके का प्रयोग हमें उदयपुर में के गोल मंडल में 1600 ईस्वी में भी किया जा सकता है। लेकिन जो मुस्लिम कहा जा सकता है कि एक तरीके से इस्लामिक स्थापत्य कला में किसका कब प्रयोग हुआ है? तो इस समय इसका प्रयोग सबसे पहले यहीं पर हुआ है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। ऑप्शन, इसमें ऑप्शन सी सही है। प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जा सकता था। पेशवा या प्रमुख प्रधान ये राजा का प्रधानमंत्री होता था। इसका क्या कार्य होता था? इसका कार्य संपूर्ण राज्य के प्रशासन की देखभाल करना, राजा की अनुपस्थिति में उसको कार्यों की देखभाल करना, सरकारी पत्रों दस्तावेजों को राजा के नीचे अपनी मुहर लगाता था, ठीक है। जो शिवाजी का जो शासन काल था वह पूरा अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री कार्य करते थे, ठीक है, जिसका कार्य राजा को परामर्श देना था। इसके अर्थ में इसे एक तरीके से पूरा ये 8 मंत्रियों के कारण ये पूरा जो अष्टप्रधान कहा जाता था जो शासन को चलाता था, जिसमें राजा या छत्रपति, पेशवा, अमात्य, वकिया नवीस, शूरनवीस, दबीर या सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश, सचिव, मंत्री, इसके साथ साथ हम पिटनस और भी जितने भी लोग होते थे वह सभी यहाँ पर होते थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चौथ क्या है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही है डी। पड़ोसी राज्यों में शिवाजी द्वारा लगाया गया जो भूमि कर था वह उसे हम चौथ कहते हैं। शिवाजी ने चौथ और सरदेशमुखी ऐसे 2 कर लगाए थे जिसमें वह लोगों से, पड़ोसियों से कर लेते थे,
ठीक है, भूमिकर तरीके का था जिसमें वह लेते थे और यह शिवाजी द्वारा लगाया गया था। चौथ क्या होता था? चौथ किसी एक क्षेत्र को बर्बाद ना करने के बदले दी जाने वाली रकम होती थी, जो पड़ोसी लोग होते थे वह देते थे। और सरदेशमुखी क्या होता था? यह एक हक का दावा था जिसमें शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख यानी प्रस्तुत करना चाहते थे और इसी के आधार पर शिवाजी द्वारा लगाया गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन सही है डी, आगरा में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। ठीक है, शिवाजी मराठा साम्राज्य के एक तरीके से पूरे संस्थापक थे, जैसा कि आप सभी को पता है। और वहां पर इन्होंने, सॉरी, इसका ऑप्शन ए सही है, रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। 14 जून 1674 में शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगभट्ट को से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था और उसके बाद छत्रपति की उपाधि धारण कर ली थी। उससे पहले ही शिवाजी एक तरीके से पूरे शासन के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन जो कहा जा सकता है एक वैलिडेशन जो उन्हें मिला, जिस तरीके से पूरी तरीके से कार्य हुआ था, वह मिलता है रायगढ़ में उन्होंने करवाया था 1674 में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, ठीक है, यह कहाँ हुई है और ये किनके बीच में हुई थी? इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, जो कि 1761 में हुई थी। इसके जो दो प्रमुख पहला जो इसका कारण था वह यह था कि नादिर शाह की भांति जो अहमद शाह अब्दाली था वह भी भारत को लूटना चाहता था, और दूसरा मराठे हिंदू पातशाही की भावना से प्रेरित होकर दिल्ली पर अपना नियंत्रण चाहते थे और इसलिए इन दोनों के बीच में यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में मराठों की पराजय के साथ ही एक तरीके से जो हिंदू शासन या हिंदू एक राज्य की स्थापना के बारे में जो भी एक स्थिति हो सकती थी या हो सकता था एक हिंदू राज्य की स्थापना, वह नहीं हो पाई थी और वहाँ पर फिर से स्थिति खराब हो गई थी। तो पेशवा बाजीराव सेकंड की हार के साथ अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। अब हम देखते हैं इस समय क्वेश्चन नंबर 20। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए, मराठा भूराजस्व व्यवस्था से सरजामी प्रथा एक पूरी तरीके से संबंधित है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया की तरीके से शुरुआत करेंगे। अभी जितने भी 2 एंशियंट के याद हो चुके हैं, 2 मिडिवल के आ चुके हैं, अब जो वीडियोस आएंगे वो मॉडर्न इंडिया के होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।